हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं तरसेम जटैन और आप देख रहे हैं जटैन क्लासेस। तो आज हम 9th क्लास का केमिस्ट्री का एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, कि हमारे चारों तरफ के पदार्थ, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, इसी वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर करने वाले हैं, तो वन शॉर्ट वीडियो होगी, तो आप फुल वीडियो देखिए ताकि आपका यदि कोई डाउट है मैटर इन सराउंडिंग चैप्टर को लेकर या आपको समझ में नहीं आया है तो वो डाउट सारे के सारे क्लियर हो जाएं। दूसरी बात, आप बने रहिए वीडियो के अंदर, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी करेंगे वीडियो के अंदर, ताकि जो आपको पढ़ाया जाएगा इसके अंदर आपको वो विजुअलाइज भी हो, आप समझ भी सको, उसको देखकर समझ सको, प्रैक्टिकल करके समझ सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो चैप्टर शुरू करते ही हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन है कि मैटर से हमारा क्या मतलब है, कि कैसे पहचाने कि कोई चीज मैटर है या नहीं है। भाई, चैप्टर का नाम ही मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो ये तो पता ही होना चाहिए हमें कि मैटर है क्या। तो सुनिए बेटा, सिर्फ एक डेफिनेशन से हम मैटर को करने वाले हैं। इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जगह घेरती है, जो जगह घेरेगी उसको मैटर बोलेंगे। क्या ऑक्यूपाई करे बेटा? जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करे उसको आप क्या बोलने वाले हो? मैटर। फॉर एग्जाम्पल, अब ये मार्कर है, देखिए मार्कर, इसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, देखिए इतनी मोटाई है इसकी, इतनी लंबाई है, तो इतना तो इसने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है ना। तो ये क्या हुआ? मैटर। मैं बेटा, मैं भी क्या हूं? मैटर। आप भी क्या है? मैटर। देखिए ये गिलास रखा हुआ है, ये भी क्या है? मैटर। ये व्हाइट बोर्ड भी क्या है? मैटर है। ये दीवार भी क्या है? मैटर। ठीक है, ये रूम जो है ये भी मैटर है, पंखा है ये भी मैटर है, हवा है वो भी मैटर है, क्योंकि ये सभी चीजें ऐसी हैं जो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगी। जो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा वो मैटर नहीं होता। जैसे जो चीजें मैटर नहीं है उनके एग्जांपल सोच रहे हैं, देखना कौन कौन चीजें स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेंगी, सोचना आप भी जरा। अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है ये बता सकते हो? मैं क्या सोच रहा हूं नहीं बता सकते ना। क्या जो मैं सोच रहा हूं उसने मेरी बॉडी के अंदर कहीं पर स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है? क्या नहीं कर रखा। तो ये जो थिंकिंग है, जो आप सोचते हो किसी के बारे में, ये मैटर नहीं होता। अच्छा, लव है, लव, हम किसी से प्यार करते हैं, जैसे माता पिता आपसे प्यार करते हैं, आप अपने माता पिता से प्यार करते हो, तो क्या ये जो लव की फीलिंग्स हैं हमारे अंदर, क्या ये मैटर है? ये मैटर नहीं है। दूसरा है, तीसरा आता है सेंस ऑफ स्मेलिंग। जैसे आपने किसी चीज को स्मेल किया, सूंघा आपने, जैसे आपने परफ्यूम रखा हुआ है, परफ्यूम को आपने स्मेल किया। अब स्मेल कैसे कर पाओगे? जो परफ्यूम के पार्टिकल हैं वो आपकी नाक के अंदर गए तभी स्मेल कर पाओगे ना। तो जो स्मेल है ना बेटा, स्मेल वो तो मैटर है, लेकिन जो सेंस ऑफ स्मेल है ना, सेंस ऑफ स्मेल मतलब उस चीज को आप स्मेल करके कैसा फील कर रहे हो, कैसा फील कर रहे हो, वो मैटर नहीं है, लेकिन स्मेल मैटर होती है। ठीक है। दूसरा, जितनी भी फीलिंग्स हैं, आपको बुरा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आप एक्साइटमेंट फील कर रहे हो, आपका मूड ऑफ है, ये जो फीलिंग चेंज हमारे दिमाग के अंदर हो रहा है, ये सारी की सारी फीलिंग्स मैटर नहीं होती। अगला हमारे पास बेटा वैक्यूम। क्या है? वैक्यूम। तो वैक्यूम भी मैटर नहीं होता। वैक्यूम का मतलब क्या है? जैसे इस कमरे में से सारी चीजें बाहर निकाल दो, सभी चीजें बाहर निकाल दो, हवा भी बाहर निकाल दो, धूल के कण है, डस्ट पार्टिकल है, वो भी बाहर निकाल दो, तो इस कमरे में क्या बचेगा? कुछ भी तो नहीं बचेगा ना। तो वो जो कुछ भी नहीं बचेगा वो क्या बोला जाएगा बेटा? वैक्यूम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? वैक्यूम। तो उसको आप ना टच कर सकते हो, ना फील कर सकते हो, ना वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो वो मैटर नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। हवा, पानी, सब कुछ मैटर है, डस्ट पार्टिकल मैटर है, सब कुछ मैटर है, लेकिन ये जो चीजें बताई है मैंने, ये मैटर नहीं है। तो इसी चैप्टर के अंदर हम आगे बढ़ते हैं बेटा, कि मैटर किससे मिलकर बना होता है। तो एनिशियंट टाइम में, पुराने टाइम में बोला जाता था कि जो मैटर बना है वो पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। पंच तत्वाज, इनसे मिलकर मैटर बना हुआ है। पंच तत्व आपने सुना होगा कहीं पर, वायु, आकाश, अग्नि, जल, धरती, इन सब से मैटर बना होता है। इस संसार की सारी चीजें इन 5 चीजों से मिलकर बनी है। आप, मैं, सब कुछ इनसे मिलकर बना हुआ है। और ये देखिए नेचर का रूल है, इन 5 चीजों से हम मिलकर बने हुए हैं, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब हमारी डेथ हो जाएगी, हम इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएंगे, इन्हीं के अंदर मिक्स हो जाना है हमें, इन्हीं से बने हैं, इन्हीं के अंदर क्या हो जाएंगे? मिक्स। तो हमारे एनिशियंट टाइम में बोला जाता था कि मैटर जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, वायु, अग्नि, जल, आकाश, धरती, इनसे मिला होता है। और आगे चलते हैं बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर पे। कहां चलते हैं? स्टेट्स ऑफ
मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब है बेटा मैटर किन किन स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो 3 स्टेट बेसिकली आप पढ़ते हो। सबसे पहली है आपके पास बेटा सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। अगली है आपके पास लिक्विड स्टेट, और थर्ड है आपके पास बेटा गैसियस स्टेट। कौन सी स्टेट है? गैसियस स्टेट। तो इन 3 स्टेट से मिलकर मैटर बना हुआ है। वैसे तो अब 5 स्टेट्स हो गई हैं। कितनी स्टेट हो गई हैं? 5। चौथी स्टेट है बेटा हमारे पास प्लाज्मा, प्लाज्मा। 5th स्टेट है बेटा हमारे पास बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इन 2 स्टेट्स के बारे में हम इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे बेटा, इस चैप्टर के लास्ट में। हाल फिलहाल हमें ये 3 स्टेट पढ़नी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आई नो कि आप जानते होंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, लेकिन फिर भी हमें इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। 1 बाय 1 हमें इनकी प्रॉपर्टीज क्या करनी है? डिस्कस। तो चलिए हम उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो चलिए बेटा डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं। 8 प्रॉपर्टी बेसिकली आपको पढ़नी है, 8 प्रॉपर्टीज, 8 प्रॉपर्टीज हैं। बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है बेटा शेप। शेप मीन्स आकृति। आप बताइए जो सॉलिड होते हैं उनकी शेप फिक्स होती है नहीं होती? डेफिनेट। अब बताओ ये कांच का गिलास है मेरे पास, इसकी शेप है ऐसी सिलिंड्रिकल शेप, ऊपर से गोल है ये, या इस तरह से इस शेप का है। क्या इसकी शेप कल चेंज हो जाएगी? नहीं, फिक्स है ना शेप, जैसी शेप है वैसी ही रहेगी। तो इसका मतलब सॉलिड की जो शेप होती है वो बेटा क्या होती है? डेफिनेट, फिक्स होती है। सॉलिड की शेप क्या होती है? डेफिनेट होती है। अब बताइए लिक्विड की शेप डेफिनेट होती है नहीं होती है? मैंने बोला था कि एक्सपेरिमेंटल करेंगे हम। अब बताओ, देखना ध्यान से, इस गिलास के अंदर पानी है। अब ये पानी किस शेप का है? जैसे इस गिलास की शेप है वैसे इस पानी की शेप है। अब देखो इसकी शेप को चेंज करें, देखो मैंने इसको टेढ़ा कर दिया, देखो पानी की शेप चेंज हो गई नहीं होगी? यस और नो? हो गई है ना चेंज। अब इस पानी को मैं इस गिलास के अंदर डालता हूं, तो देखिए इस गिलास के अंदर मैंने ये पानी डाल दिया इस तरह से। तो बताइए बेटा अब शेप चेंज हो गया नहीं होगी? हो गई है शेप। इसका मतलब लिक्विड की अपनी कोई शेप नहीं होती, उनको आप जिस कंटेनर में डालोगे उसी कंटेनर की शेप ले लेते हैं। ये देखिए इस कंटेनर में डाल दो, इसी की शेप ले ली इन्होंने, ठीक है। तो इसका मतलब जो लिक्विड होते हैं उनकी शेप डेफिनेट नहीं होती, इनडेफिनेट होती है बेटा। क्या होती है? इनडेफिनेट। और गैस की तो बेटा कोई शेप होती नहीं है। आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। देखिए कोई शेप है नहीं है, देखिए जा, रुक जाइए भाई ये जल नहीं रही है। देखिए देखिए देखिए, अब इसमें से जो धुआं निकलेगा, धुआं, बताइए ये धुआं कहां जाएगा? ये जो यहां से धुआं निकलेगा ये कहां जा रहा है? पूरे रूम के अंदर फैल रहा है, फैल रहा है ना पूरे रूम के अंदर, पूरे रूम के अंदर फैल रहा है। तो इसका मतलब इसकी भी शेप डेफिनेट नहीं है, गैस की शेप भी डेफिनेट नहीं होती। तो हम शेप से समझ गए हैं कि लिक्विड की शेप डेफिनेट नहीं होती, गैस की शेप डेफिनेट नहीं होती। अब बात करते हैं बेटा वॉल्यूम की। किसकी बात करते हैं? वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है कोई भी चीज कितना स्पेस घेरेगी वही उसकी वॉल्यूम है। अब बताइए ये सॉलिड है, सॉलिड, ये मार्कर मैंने यहां रख दिया, इसने कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर ली है? देखिए इतनी लंबाई में इतनी चौड़ाई में इसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर ली है। तो क्या इसकी वॉल्यूम चेंज हो जाएगी? नहीं, नहीं होगी वॉल्यूम चेंज। इसका मतलब जो वॉल्यूम है सॉलिड की वो क्या होती है बेटा? डेफिनेट होती है। अब बताते हैं लिक्विड की वॉल्यूम पे। कहां आते हैं बेटा? लिक्विड की वॉल्यूम पे। बताइए ये पानी मान लीजिए 300 ml पानी है हमारे पास, ये अप्रोक्सीमेटली कितने ml पानी है? 300 ml। ये इसकी वॉल्यूम है, ml में तो वॉल्यूम होती है। अब इस पानी को इसके अंदर डाल दो, बताओ अब कितना ml है ये? बताइए कितना ml है? अब भी तो 300 ml है ना, कितने ml है? 300 ml। चाहे इसमें डाल दो चाहे इसमें डाल दीजिए, पानी तो 300 ml ही रहेगा। हालांकि शेप चेंज हो रही है लेकिन इसकी वॉल्यूम है वो तो फिक्स है ना। क्या है बेटा? फिक्स है वॉल्यूम। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि लिक्विड की जो वॉल्यूम होती है वो डेफिनेट होती है। क्या होती है बेटा? डेफिनेट। लेकिन गैस की वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होती। सोचो, अब आपने यहां पर अगरबत्ती जलाई, क्या जलाई आपने? अगरबत्ती। जो अगरबत्ती का धुआं है ना वो तो पूरे रूम में फैल जाएगा, फैलेगा नहीं फैलेगा? अच्छा रूम की खिड़कियां खोल दो,
तो वो धुआं पूरे आसमान में फैल जाएगा, नहीं फैल जाएगा। तो इनकी कोई भी वॉल्यूम फिक्स नहीं होती। हालांकि इनको जिस बर्तन में आप डालोगे, जिस कंटेनर में, उसको ये फुल फिल कर देती हैं। क्या कर देती हैं? फुल फिल, पूरा भर देंगे उसको, ठीक। तो इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती। बात करते हैं बेटा स्पेस। अब बताइए, हवा में से मैं ऐसे हाथ पांव हिला पा रहा हूं, नहीं, देखो कितनी तेजी से हाथ पांव हिला पा रहा हूं, है ना। अब ये सॉलिड है, इसमें से हाथ निकलेगा बाहर? नहीं, चोट लग रही है। क्या लग रही है? चोट, नहीं स्पेस। इसका मतलब जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो बेटा बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं, बहुत ही नजदीक होते हैं। देखो क्लोजली पैक, इनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है। लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े से दूर चले जाते हैं एक दूसरे से, देखिए दूर चले गए हैं, है ना। अच्छा खासा स्पेस आ गया, देखो स्पेस आ गया ना। अच्छा, गैस के पार्टिकल में तो सबसे ज्यादा स्पेस होता है। बेचारा एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल पता नहीं कहां चला जाए। देखिए कितनी दूर दूर पार्टिकल होंगे। आप खुद सोचो, आपने तो धुआं, ये लकड़ी जलाई, यहाँ पर धुआं आसमान में फैल गया, तो उसके पार्टिकल के बीच में सबसे ज्यादा स्पेस। तो स्पेस की बात करें तो सॉलिड के बीच में सबसे कम स्पेस होता है, इस साइन से समझ जाना। गैस के बीच में सबसे ज्यादा स्पेस होता है। अब बात करते हैं बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। किसकी बात करते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये पॉइंट आप नोट कर लेना ध्यान से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है एक पार्टिकल दूसरे को अपने क्लोज लेकर आ रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ, इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। अब बताइए, आपसे पूछ रहा हूं मैं, यदि किसी पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, स्ट्रोंग है, तो उसके पार्टिकल नजदीक रहेंगे या नहीं रहेंगे? बिल्कुल। और वो यदि नजदीक रहेंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है। और गैस का पार्टिकल का बेचारा कोई नहीं पूछता। आपने धुआं बनाया, यहां पर आग जलाई, धुएं के पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे, एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे, चले जाते नहीं चले जाते। इसका मतलब उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बेटा सॉलिड में, उससे कम होती है लिक्विड में, और उससे कम होती है गैसेज में। गैसेज में सबसे कम होती है क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, आई होप कि समझ गए होंगे। बात करते हैं बेटा डिफ्यूजन की। क्या है डिफ्यूजन? डिफ्यूजन का मतलब होता है बेटा आपस में मिक्स हो जाना। क्या हो जाना? आपस में मिक्स। जब पार्टिकल इंटरमिक्स होते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं, ये कहलाता है डिफ्यूजन। तो समझना आप इससे, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। अब बताइए डिफ्यूज हो जाएंगे आपस में, मिक्स करना। अरे भाई मार्कर है, मार्कर के अंदर मिक्स हो जाएगा क्या? नहीं हो रहा, होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा मिक्स? क्योंकि पार्टिकल तब मिक्स होते हैं जब पार्टिकल के बीच में स्पेस होगा। क्या होगा? स्पेस। और सॉलिड के बीच में तो जो स्पेस होता है वो सबसे कम होता है। इसलिए सॉलिड को आपस में इंटरमिक्स करना क्या होता है? सबसे ज्यादा डिफिकल्ट। तो जो डिफ्यूजन का रेट है वो सॉलिड्स के अंदर सबसे कम होता है। अब बताइए लिक्विड मिक्स हो जाएगा नहीं हो जाएगा? देखो ये 2 गिलास के अंदर पानी है बेटा मेरे पास, देखना ध्यान से। इन दोनों गिलास के अंदर क्या है? पानी है। इसको मिक्स करके देखो, इसके अंदर हो गया मिक्स? नहीं होगा। अरे हो गया, हो गया भाई मिक्स, हो रहा है ना मिक्स। तो इसका मतलब लिक्विड के अंदर भी डिफ्यूजन आसानी से हो जाता है। तो सबसे कम रेट, कम जो स्पीड है वो किसके अंदर होगी? सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन की। इवन वो डिफ्यूज होंगे नहीं। और सबसे स्पीडली जो डिफ्यूज होती है बेटा वो गैस होती है। स्पीडली जो डिफ्यूज होती है वो कौन होती है? गैस। गैस आसानी से एक दूसरे में डिफ्यूज होती है। जैसे अभी अभी मैंने कागज को जलाया था, है ना, तो जो धुआं था कागज से, वो धुआं निकला, वो इस रूम के अंदर फैल गया था? नहीं फैल गया था, मिक्स हो गया था। इन गैस के रूम के अंदर जो गैस है उसके अंदर मिक्स हो गया था। इसका मतलब डिफ्यूजन सबसे ज्यादा गैस में होता है, उससे कम लिक्विड में होता है, और सबसे कम किस में होता है? सॉलिड के अंदर। किस में होता है? सबसे कम सॉलिड के अंदर होता है। बेटा बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की। किसकी बात करते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। जैसे कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है आप ऐसे इसको दबाओ, ऐसे ऐसे पकड़ के ना दबाओ, इसको दबाइए। क्या सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हो? मैं इस बोर्ड को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं, अरे हो जा कंप्रेस, ये नहीं हो रहा, कंप्रेस हो ही नहीं रहा। तो इसका मतलब सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। अब पानी है बेटा, पानी भी कंप्रेसिबल नहीं होगा। आप ऊपर से कोई ढक्कन लगाओ और इस पानी को ऐसे पकड़ो और ऐसे नीचे करने की कोशिश करो पानी को, क्या होगा? पानी नीचे नहीं, आसानी से नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है जहां पर स्पेस कम होता है वहां पर कंप्रेसिबिलिटी भी कम होती है। अब गैस को कंप्रेसिबल बना सकते हो आप, देखना ध्यान से कैसे कंप्रेसिबल होती है गैस। मैं इस बलून को थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा हूं, एक बार रुकिए, ठीक है। तो देखते हैं कि गैस कंप्रेसिबल होती है या नहीं होती है। देखिए बेटा ये बलून है, बलून।
अब देखना, इसको मैं कंप्रेस कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा, देखो कंप्रेस हो रहा है ना बलून, देखिए कंप्रेस हो रहा है आसानी से, देखिए हो रहा है ना कंप्रेस। इसका मतलब जो गैस है वो कंप्रेसिबल होती है। क्या होती है बेटा? कंप्रेसिबल। गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल कौन होती है बेटा? गैस सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होती है, लिक्विड उससे कम कंप्रेसिबल होता है, और सॉलिड तो सबसे कम कंप्रेसिबल होता है। कंप्रेसिबिलिटी का एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। घर पे आपके एलपीजी सिलेंडर हो गया या सीएनजी सिलेंडर है, तो सिलेंडर को आप हिलाकर देखना कभी, उसमें आपको ऐसा लगेगा कि जैसे लिक्विड भरा हुआ है उसके अंदर, लेकिन लिक्विड नहीं है बेटा। उसके अंदर गैस भरी होती है, उसको कंप्रेस किया होता है। क्या किया होता है? कंप्रेस। तो कंप्रेस करने से क्या होगा? जो पार्टिकल्स हैं वो नजदीक आ जाते हैं। कहां आ जाते हैं बेटा? नजदीक। इसको कंप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। तो उस गैस को जब नजदीक लेकर आ गया सिलेंडर के अंदर, उस गैस को कंप्रेस कर दिया गया, और वो छोटे से सिलेंडर के अंदर इतनी सारी गैस आ जाती है, इसलिए उसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी मींस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब उसको लिक्विड बना दिया है। तो वो गैस, लेकिन उसको क्या बना दिया गया है? लिक्विड बना दिया गया है। तो आई होप कि आप कंप्रेसिबिलिटी भी समझ चुके हैं। नेक्स्ट हम अभी डिस्कस कर रहे हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी। बेटा क्या है काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है मूव करना। अब देखो ये मार्कर एक जगह पे रखा हुआ है ना? तो इसमें कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। जो कोई चीज एक जगह पे मूवमेंट नहीं कर रही, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये मार्कर देखो मूवमेंट करने लग गया है ना, देखो ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, मूवमेंट। तो इसका मतलब अब इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई है। क्या आ गई है? काइनेटिक एनर्जी। अब बताओ, ये मार्कर अपने आप तो मूव नहीं करेगा ना, कि कैप इधर चली गई और ये इधर चला गया, अपने आप तो मूव नहीं करने वाला, नहीं करेगा। तो इसका मतलब सॉलिड्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। सॉलिड के अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। ये दीवार अपने आप नहीं चलेगी बेटा, ये मार्कर, ये बोर्ड, ये अपने आप नहीं चलने वाला। तो सॉलिड के अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है मूवमेंट, मूवमेंट, गति में होना, मूव करना किसी चीज का। अच्छा लिक्विड देखिए, हाँ लिक्विड में थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे पानी है, पानी, आप पानी को गिरा दोगे कहीं पर तो वो ढलान के हिसाब से चला जाएगा। जैसे ऊपर है कोई पानी हाइट पे, वो पानी ढलान के हिसाब से नीचे आ जाएगा। इसका मतलब थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी होती है लिक्विड के अंदर। लेकिन गैस में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। किसमें होती है सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बेटा? गैस के अंदर। आप धुआं पैदा करो यहां पर, धुआं यहां से पता नहीं कहां फैल जाएगा, चलता ही रहता धुआं, बादल चलते रहते हैं, क्लाउड्स चलते रहते हैं, हवा चलती रहती है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किस में होती है बेटा? सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गैस में। उससे कम किस में होती है बेटा? लिक्विड में। और सॉलिड में तो सबसे कम, इवन होती ही नहीं काइनेटिक एनर्जी, इवन होती ही नहीं काइनेटिक एनर्जी। लास्ट में आते हैं बेटा हम डेंसिटी पे। कहां पे आते हैं? डेंसिटी। ये समझने वाला टॉपिक है भाई, डेंसिटी। मैं कोशिश करता हूं डेंसिटी आपको समझाने की, आप भी कोशिश करना डेंसिटी को समझने की। एक छोटा सा एग्जांपल जो डेंसिटी समझाएगा आपको। देखिए आपके पास ये दो गोलियां हैं, दो गोली हैं। एक तो पहले वाली गोली है वो जो बनी हुई है लोहे की। किसकी बनी है पहले वाली गोली बेटा? लोहे की। दूसरी गोली है लकड़ी की। दूसरी गोली किसकी है? लकड़ी की। समझ लो, एक लोहे की गोली है, एक लकड़ी की गोली है, ठीक है। और दोनों का आकार सेम है, मतलब दोनों का जो साइज है ना वो सेम है। इतना साइज इसका, इतना ही साइज इसका। आप ध्यान से देखना, अब ये लोहे की गोली है, ये लकड़ी की। मैं यहां से फेंक कर मारता हूं लोहे की गोली आपको, देखो जब आपको लगेगी लोहे की गोली और एक लकड़ी की गोली लगेगी आपको, किसकी चोट सबसे ज्यादा लगेगी आपको? बताइए किसकी चोट सबसे ज्यादा लगेगी? लोहे की गोली की लगेगी ना चोट सबसे ज्यादा। तो इसका मतलब लोहे की गोली की जो डेंसिटी है वो लकड़ी की गोली की डेंसिटी से ज्यादा है। तो डेंसिटी यदि मैं आपको हरियाणवी में समझाऊं ना, एक वर्ड हरियाणवी में, तो डेंसिटी का मतलब है निग्गरपना। निग्गर, निग्गर कौन सी चीज है? निग्गर, ठीक है ना। तो लोहा तो निग्गर होता, चोट ज्यादा लगेगी। पत्थर उससे थोड़ा कम निग्गर होता है, और जो लकड़ी है वो तो उससे भी कम निग्गर होती है। तो वो हो गई डेंसिटी। तो आप बताओ बेटा सॉलिड, लिक्विड और गैस में से सबसे ज्यादा निग्गर कौन होगा? सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? सोचिए। ऑफ कोर्स जिसके पार्टिकल क्लोज होंगे, जिसके पार्टिकल क्लोज होंगे, नजदीक होंगे, उसी की डेंसिटी सबसे ज्यादा होने वाली है, और जिसके पार्टिकल दूर होंगे उसकी डेंसिटी सबसे कम होगी। इसका मतलब सॉलिड की डेंसिटी बेटा सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड। और गैस की डेंसिटी का तो बेटा कहना ही क्या है। अब मैं गुब्बारा फुलाकर आपके सिर में मारूं, चोट लगेगी क्या? नहीं लगने वाली, सिंपल सी बात है। तो डेंसिटी सबसे कम होती है। डेंसिटी को निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा मास बाय
वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम से आप क्या निकाल सकते हो, डेंसिटी। तो ये प्रॉपर्टीज थी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आई होंगी। शेप, वॉल्यूम, स्पेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डिफ्यूजन, कंप्रेसिबिलिटी, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। क्या है, डेंसिटी। तो आगे बढ़ते हैं बेटा हम पार्टिकल्स की तरफ। तो बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास की जो मैटर है, मैटर वो स्मॉल पार्टिकल्स का बना होता है। कितने पार्टिकल्स का बना होता है, स्मॉल, छोटे छोटे पार्टिकल्स, जो हमें नेक्ड आइज के साथ दिखेंगे भी नहीं, आंखों से तो दिखे, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स का मैटर बना होता है। ये कैसे प्रूव कर सकते हैं हम, कि जब आप किसी मैटर को ब्रेक करोगे, आपने मान लीजिए पत्थर ले लिया, पत्थर, उसको हथौड़े से तोड़ो, वो टूट गया, और बारीक करो, उसको पीसो बिल्कुल, और टूट गया। तो एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब वो टूटना ही बंद कर देगा। क्या कर देगा, वो टूटना बंद कर देगा। इसका मतलब अब वो पार्टिकल वाली स्टेज पे आ गया। किस पे आ गया, पार्टिकल वाली स्टेज पे। तो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर मैटर बना होता है। ये हम प्रूव भी कर सकते हैं बेटा। चलिए एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से आपको प्रूव करके दिखाते हैं। देखिए ये पानी है, क्या है, पानी, और मेरे पास यहां पर है थोड़ा सा ब्लू, जिसको नील बोलते हो आप। क्या बोलते हो, नील। अब देखिए ये तो थोड़ा सा है नील, इस कागज के अंदर पड़ा हुआ थोड़ा सा नील है। अब जब मैं इसको डालूंगा इस पानी के अंदर, तो देखना ये नील ना फैल जाएगा, पूरे पानी के अंदर फैल जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफ्यूज। अब जब ये डिफ्यूज होगा तो आपको पता लग जाएगा, नील तो इतना सा डालूंगा मैं, और वो पूरे पानी में फैल जाएगा, सारे के सारे पानी के अंदर फैल जाएगा। इसका मतलब वो जो नील है बेटा, वो खुद क्या है, मैटर, और वो किससे बना हुआ है, स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है। तो देखिए करते हैं ये वाला एक्सपेरिमेंट। इस गिलास के अंदर अभी मैं ये ब्लू डालूंगा और डिसोल्व करूंगा, तो आप देखेंगे कि ये जो ब्लू है ये सारे के सारे पानी के अंदर फैल जाएगा। देखना आप ध्यान से, ठीक है। तो देखिए मैंने इसके अंदर ब्लू डाल दिया है इस तरह से। क्या डाल दिया बेटा, ये ब्लू। तो देखिए ये ब्लू इसके अंदर फैलने लग जाएगा, डिफ्यूज होने लग जाएगा। देखिए धीरे धीरे डिफ्यूज करते हैं। देखो देखो डिफ्यूज किया हमने इसको, क्या किया, डिफ्यूज। तो देखिए इसका मतलब वो जो नील था, वो जो ब्लू था, वो किससे बना हुआ था बेटा, पार्टिकल से बना हुआ था। तभी तो सारे के सारे पानी के अंदर वो फैल गया। और इस प्रॉपर्टी को डिफ्यूजन भी बोलते हैं, क्योंकि नील पानी के अंदर फैल गया तो ये क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन। ठीक है। अब देखना और पानी डालूंगा मैं इसके अंदर, तो ये नील उस पानी के अंदर भी फैल जाएगा। देखना और भी पानी ऐड करते हैं इसके अंदर, ध्यान से देखते रहिए बस। देखिए 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 हमने इस गिलास को पूरा भर दिया है। देखो तो वो जो ब्लू है ना, ब्लू, वो इस पूरे पानी के अंदर फैल गया है, क्योंकि वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ था, इसलिए तो फैल गया ना। इसलिए क्या हो गया है, फैल गया। आप रिवर्स भी कर सकते हो। ये लो, इसके अंदर तो वो पार्टिकल नहीं है ब्लू के, इस ब्लू को इसके अंदर डाल दो, तो देखना इसके अंदर भी वो डिस्पर्स हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ वो बेटा। देखिए देखो फैल गया है। ठीक है। तो इसका मतलब यहां से हमें पता चलता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। किससे बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं बेटा इनकी। पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। जो चीजें हम सीख चुके हैं वो मैं दोबारा नहीं बताने वाला। सबसे पहला बेटा, पार्टिकल्स के अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। बताइए, पार्टिकल मूव करते रहते हैं या नहीं करते रहते हैं, बिल्कुल मूव करते रहते हैं भाई। ठीक, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल हैं आपको पता है उनके अंदर सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इसी से रिलेटेड कि जो पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को बेटा। मान लीजिए आपकी माता जी खाना बना रही है किचन के अंदर, और आप, वो किचन नीचे है और आप ऊपर वाले कमरे में बैठे हुए हो। तो वो जब खाना पका रही होती है नीचे, तो बताइए आपको ऊपर बैठे बैठे पता लग जाता है, नहीं लग जाता है कि कैसा खाना बन रहा है, स्वादिष्ट बन रहा है, क्या बन रहा है। वो कैसे पता चलता है, वो इसलिए पता चलता है कि जब खाना बनाते हैं तो वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी बेटा। टेम्परेचर बढ़ने से पार्टिकल इधर उधर मूव करने लग जाते हैं। ठीक, और वो पार्टिकल मूव करते करते कहां तक आ गए, ऊपर तक, जहां आप बैठे हुए थे, और आपने सांस लिया और सांस के अंदर साथ वो नीचे चले गए, आपकी नाक के अंदर चले गए पार्टिकल, और आपको पता लग गया। तो किस लिए, क्यों पता चला आपको, क्योंकि पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी थी, इसलिए पता चला हमें। तो ये पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक हुई कि पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। सेकंड पे आते हैं बेटा, पार्टिकल्स के बीच में बेटा स्पेस होता है। क्या होता है, स्पेस। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस। अब देखो ये हवा है ना, हवा, इस हवा के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, तभी तो देखो मैं मूव कर पा रहा हूं जल्दी जल्दी। देखो जल्दी जल्दी मूव कर पा रहा, नहीं कर पा रहा हूं। अब दीवार में से मूव नहीं कर सकता मैं, कोशिश भी कर लूं तो दीवार में से तो मूवमेंट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि दीवार के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ही कम होता है, क्योंकि वो सॉलिड होती है। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन आता है
कि हम यहां से अपने हाथ पांव देखो ऐसे हिला पाते ना आसानी से, देखिए ऐसे काट दीजिए काट दीजिए काट दीजिए, आसानी से हाथ पांव हिला पा रहे हैं, लेकिन इसमें से क्यों नहीं हिला पा रहे, इसमें से। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट के अंदर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, दीवार में से हाथ पार क्यों नहीं कर पा रहे हम। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल की तरफ चलते हैं बेटा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में क्या होती है बेटा, अट्रैक्शन होती है। क्या होती है, अट्रैक्शन। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड के पार्टिकल के बीच में कम होती है, और गैस के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो सबसे कम होती है। अगली प्रॉपर्टीज की तरफ चलें बेटा, तो हमारे पास अगली प्रॉपर्टी फोर्थ, वो है बेटा डिफ्यूजन। क्या है बेटा, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है बेटा इंटरमिक्सिंग। क्या होता है, इंटरमिक्सिंग होता है। तो डिफ्यूज का मतलब है पार्टिकल्स का एक दूसरे में मिक्स हो जाना, क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। जैसे पानी के अंदर आप नींबू डाल दीजिए, डिफ्यूजन हो गया। पानी के अंदर आप चीनी डाल दीजिए, डिफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हम CO2 छोड़ रहे हैं, देखिए लगातार हम जो सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब CO2 इस एनवायरमेंट के अंदर डिफ्यूज हो रही है, नहीं हो रही है, हो रही है। तो डिफ्यूजन होता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में। अब आपसे क्वेश्चन है दोबारा से कि जो डिफ्यूजन का रेट है बेटा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा, बताइए। एक तो आपने गिलास ले लिया, इसके अंदर पानी डाल दिया, क्या डाल दिया, पानी, और इसके अंदर चीनी डाल दिया आपने, क्या डाल दी है, चीनी, लेकिन ये पानी ठंडा पानी है बेटा, कोल्ड वाटर। और दूसरे गिलास में आपने कैसा पानी ले लिया बेटा, गर्म पानी, गर्म पानी, और इसमें फिर से उतनी ही चीनी डाल दी। तो बताइए किस में चीनी जल्दी घुलेगी, गर्म पानी में या ठंडे पानी में। तो आपका आंसर मैं बताता हूं, आप आंसर दोगे कि सर गर्म पानी में चीनी जल्दी घुलेगी। क्यों, क्योंकि बेटा टेम्परेचर इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से डिफ्यूजन का जो रेट है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए गर्म पानी में चीजें आसानी से डिसोल्व हो जाती हैं। तो अगले वही कैरेक्टरिस्टिक आएंगे जो सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर हमने पढ़ी है। कंप्रेसिबिलिटी पढ़ चुके हैं हम, डेंसिटी पढ़ चुके हैं बेटा, क्या पढ़ चुके हैं, डेंसिटी। आई होप कि आपको यहां तक हाल फिलहाल के लिए क्लियर है आपको चीजें। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, कैन वी चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। क्या हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। आंसर लिखा हुआ है यस, कर सकते हैं। फिर पूछा गया है कि हाउ, कैसे चेंज कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि ये जो सॉलिड है ये लिक्विड बन जाए, क्या बन जाए, लिक्विड। और मैं चाहता हूं कि जो ये लिक्विड है बेटा, ये जो लिक्विड है ये गैस बन जाए, क्या बन जाए, गैस। तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखिए सॉलिड को यदि लिक्विड बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टिकल्स को दूर लेके जाना पड़ेगा ना, कहां लेके जाना पड़ेगा, दूर। और लिक्विड को आपको गैस बनाना है तो पार्टिकल्स को और भी दूर लेके जाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। तो पार्टिकल्स को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करनी पड़ेगी। क्या इंक्रीज करनी पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कैसे इंक्रीज होती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। इट मींस यदि आप टेम्परेचर चेंज करोगे, क्या करोगे बेटा, टेम्परेचर चेंज, तो स्टेट ऑफ मैटर है वो भी चेंज हो जाएगी। ठीक, तो इसका मतलब आप सॉलिड को लिक्विड बनाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको हीट करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, है ना। अब लिक्विड को आप गैस बनाना चाहते हो, आपको फर्दर हीट करना पड़ेगा, और भी ज्यादा हीट करना पड़ेगा। तो हीट करने से सॉलिड के पार्टिकल दूर चले जाएंगे, वो लिक्विड बन जाएगा, और दूर चले जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। इस तरह से हम सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं, जो ट्रायंगल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो समझिए बेटा, मान लीजिए हमारे पास है ये सॉलिड, और ये क्या है बेटा, हमारे पास लिक्विड। दिस वन इज लिक्विड, दिस वन इज सॉलिड, और यहां पर बेटा क्या है, गैस है, क्या है, गैस। तो बोलिए, यदि आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हो, सॉलिड को किस में कन्वर्ट करना चाहते हो बेटा, आप लिक्विड में। जैसे घी है बेटा, घी फ्रीज में घी रखा हुआ है, सॉलिड है, आप खाना खा रहे हो, आपको लिक्विड चाहिए उसको, तो आप घी को गर्म करोगे ना। तो गर्म करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्ट,
बोलिए मेल्टिंग बोलते हो नहीं तो मेल्ट करना पड़ेगा। तो सॉलिड को लिक्विड में यदि आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो बेटा कौन सा प्रोसेस आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा मेल्टिंग का प्रोसेस। पिघला दीजिए उसको। मोम है, मोमबत्ती है, उसको गर्म करोगे तो मोम पिघलने लग जाएगा, तो लिक्विड बन जाता है। क्या बन जाता है? लिक्विड। तो सॉलिड से लिक्विड पे जाना क्या कहलाएगा बेटा हमारे पास? मेल्टिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेल्टिंग। अब लिक्विड से कहां पर आना बेटा आपको? गैस पर। ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं मैं, समझते रहिए ध्यान 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 से। लिक्विड से कहां पर आना है आपको? गैस पे आना है। तो बताओ लिक्विड से गैस कैसे बनाओगे? पानी से भाप बनानी, वेपर बनाने हैं, पानी को गर्म करके, कि उड़ जा पानी, उड़ जा उड़ जा। ठीक है, पानी को उड़ाना है हमें, तो कैसे उड़ाओगे? पानी को बेटा बॉयल कर दीजिए आप। क्या कर दीजिए? बॉयल, मतलब गर्म कर दीजिए, हीट कर दीजिए, तो पानी क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। तो प्रोसेस क्या कहलाएगा हमारे पास? बॉयलिंग। कौन सा प्रोसेस कहलाएगा बेटा? बॉयलिंग। या फिर एक और प्रोसेस है जो आप लोग पढ़ते हो, वो है इवेपोरेशन। क्या है बेटा? इवेपोरेशन। वेपर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? वेपर। जैसे फॉर एग्जांपल आप जहां बैठे उस फर्श पे गिलास पानी गिरा दीजिए, एक गिलास पानी गिरा दीजिए, ठीक है, तो आप कुछ टाइम के बाद देखोगे, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, तो वो पानी वहां पर मिलेगा नहीं आपको, सूख गया है फर्श। तो इसका मतलब वो पानी वहां से उड़ गया है, उड़कर चला गया। तो वो प्रोसेस क्या ऐसा है? इवेपोरेशन। तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना क्या कहलाएगा? मेल्टिंग। लिक्विड को बॉयल करना या इवेपोरेट करना क्या ये गैस में कन्वर्ट करना क्या कहलाएगा? बॉइलिंग। या फिर क्या कहलाएगा? इवेपोरेशन। दोनों में आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा बेटा, हीट देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? दोनों में आपको हीट। तो आगे बढ़ते हैं। क्या कोई ऐसा प्रोसेस भी है जिसमें सॉलिड डायरेक्ट गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाए? सॉलिड बेटा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए? डायरेक्ट गैस के अंदर। तो सोचो, हम जनरली ये सोचते हैं कि बर्फ है, मान लो बर्फ, बर्फ पहले तो पानी बनेगी, लिक्विड बनेगी, फिर गर्म करोगे तो फिर गैस बनेगी। तो इसमें 2 स्टेप होते हैं कि आप पहले तो सॉलिड से लिक्विड पे जाओगे, लिक्विड से फिर कहां जाओगे? गैस। तो क्या इज देयर एनी डायरेक्ट प्रोसेस इन विच अ सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैस डायरेक्टली विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट? यस, देयर इज अ प्रोसेस नेम्ड एज सब्लिमेशन। बेटा क्या बोलते हैं इसको? सब्लिमेशन बोलते हैं। कौन सा प्रोसेस बोलते हैं बेटा इसको? सब्लिमेशन। तो आपसे पूछें सब्लिमेशन का मतलब क्या है, तो बोल देना हवाई यात्रा। कौन सी यात्रा? हवाई। अरे हवाई यात्रा का मतलब क्या है समझो। आपको सॉलिड से लिक्विड पे जाना था, फिर आप गैस पर जाते, तो बीच में एक अड्डा आ रहा है ना, आ रहा सॉलिड फिर लिक्विड फिर गैस। लेकिन इसमें बीच वाला अड्डा तो आपने छोड़ दिया, आप ऊपर से निकल गए, लिक्विड के ऊपर से सीधा गैस पे। अरे हम तो सीधे गैस पे जाने वाले हैं। इसलिए जब भी आप सॉलिड से गैस पर डायरेक्ट जाना चाहते हो तो आपके दिमाग में आना चाहिए हवाई यात्रा। हवाई यात्रा का मतलब है बेटा सब्लिमेशन। क्या मतलब है? सब्लिमेशन। तो क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय सब्लिमेशन? तो सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू अ गैस विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट। तो क्या कहलाएगा? सब्लिमेशन। ठीक है, तो लिक्विड टू गैस क्या कहलाता है बेटा हमारे पास? बॉइलिंग। या फिर क्या कहलाएगा हमारे पास? इवेपोरेशन कहलाएगा। और बेटा सॉलिड से डायरेक्ट गैस पर जाना, कहां जाना? डायरेक्ट गैस पर। यह क्या कहलाएगा बेटा हमारे पास? सब्लिमेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सब्लिमेशन। ठीक है, अब इनसे रिवर्स चलते हैं। लिक्विड से सॉलिड पे आना, बताओ लिक्विड से सॉलिड पर आना, बताइए। घर पर डेली देखते हो फ्रिज के अंदर आप पानी रखते हो, क्या रखते हो बेटा फ्रिज के अंदर आप? पानी। और सुबह देखते हो तो वो बर्फ बना मिलता है आपको। क्या बना मिलता है? बर्फ। तो बोलिए लिक्विड से सॉलिड बन रहा है नहीं बन रहा? तो उस प्रोसेस को बोलेंगे बेटा फ्रीजिंग। क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग। लिक्विड से सॉलिड पर जाना, फ्रीजिंग। अच्छा, गैस से लिक्विड पर आना, गैस से कहां आना? लिक्विड पर आना। यह क्या कहलाएगा बेटा? कंडेंसेशन। क्या कहलाएगा? ये कंडेंसेशन कहलाएगा। इसका मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको, समझना। मान लीजिए ये समुद्र है। क्या बेटा? समुद्र। ठीक है, सी है ये समुद्र। तो देखिए सनलाइट पड़ने से ये समुद्र के पार्टिकल ऊपर चले जाते हैं, पानी के पार्टिकल इवेपोरेट होकर कहां चले जाते हैं बेटा? ऊपर। ठीक है, ये कहां चले जाते हैं पार्टिकल? ऊपर। मैंने एरो का निशान लगा दिया है। तो ये प्रोसेस कौन सा हुआ बेटा? इवेपोरेशन हुआ या नहीं हुआ? कौन सा प्रोसेस हुआ? इवेपोरेशन। और क्या बन गए बेटा? क्लाउड्स। क्या बन गए हैं? क्लाउड्स। ठीक है, समझते रहे ना। ऊपर वाला प्रोसेस क्या है? इवेपोरेशन। अब क्या होगा? ऊपर जैसे ही बादल बने, पानी के बादल, तो पानी के पार्टिकल्स नजदीक नजदीक आएंगे, पानी के पार्टिकल्स नजदीक आएंगे। तो जब वो पानी के पार्टिकल्स नजदीक आ जाएंगे
तो वो नजदीक आकर वापिस कहां आएंगे बेटा, अर्थ पे। बारिश होगी, क्या होगी, बारिश, रेनफॉल होगा। तो इस प्रोसेस को कि पानी के पार्टिकल जो वेपर बने थे अब वो इकट्ठे हो रहे हैं और पानी बना रहे हैं वापिस, कौन सा प्रोसेस कहलाएगा बेटा, कंडेंसेशन का प्रोसेस। तो ये वाला प्रोसेस कौन सा है, कंडेंसेशन। ये वाला प्रोसेस कौन सा है बेटा, हमारे पास इवेपोरेशन का प्रोसेस है। एक मिनट वेट करिए आप थोड़ा सा, मैं आपको ये कंडेंसेशन का प्रोसेस अभी एक्सपेरिमेंट के साथ समझा रहा हूं। जस्ट वेट अ लिटिल बिट। तो बेटा कंडेंसेशन तभी होगा जब टेम्परेचर कम होगा। देखो सॉलिड से लिक्विड जाते टाइम हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया था, यदि आप लिक्विड से सॉलिड पे आओगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। ऐसे ही लिक्विड से जब गैस बने तो हीट करा था, लेकिन गैस से आपको यदि लिक्विड बनाना, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन करवाना है तो टेम्परेचर कम होना जरूरी है। तो मैंने बोला कि कंडेंसेशन वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब बताओ इस रूम के अंदर या आपके चारों तरफ जहां आप बैठे हो इस टाइम पे यहां वाटर के वेपर हैं या नहीं है, भले ही आपको दिख नहीं रहे लेकिन यहां पर अब भी वाटर के वेपर्स प्रेजेंट हैं हमारे चारों तरफ। अब ये कैसे पता चले कि हमें वो वाटर वेपर प्रेजेंट है या नहीं है यहाँ पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक गिलास लेना पड़ेगा। गिलास के अंदर बहुत ठंडा पानी डालेंगे हम, अंदर बहुत ही ठंडा पानी, बर्फ वाला पानी, ठीक है। तो आप देखोगे यहां चारों तरफ के जो वाटर वेपर हैं, ये वाले वाटर वेपर, ये गिलास के साथ टकराएंगे ना जब यहां, तो यहां पर इकट्ठे हो जाएंगे, ये गिलास की बाउंड्री के ऊपर क्या हो जाएंगे, यहां पर इकट्ठे हो जाएंगे यहां पर, ठीक। क्यों, क्योंकि यहां टेम्परेचर कम है और वो पार्टिकल जब इसके साथ टकराएंगे तो कंडेंसेशन हो जाएगा। कंडेंसेशन मतलब इकट्ठा होना पार्टिकल्स का। तो मेरे पास ये बर्फ का पानी है और ये मेरे पास खाली गिलास है बेटा, देखिए इसके चारों तरफ कोई भी पानी नहीं है, अंदर नहीं है पानी बिल्कुल भी, और ये मेरे पास बर्फ वाला पानी। मैं इसको इसके अंदर डालूंगा गिलास के अंदर, पता नहीं आपको ये दिखेगा नहीं दिखेगा, इसके चारों तरफ पार्टिकल्स आ जाएंगे वाटर के, ठीक है। तो मैं अभी डाल रहा हूं, ध्यान से देखना, ये कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा बेटा। देखिए मैंने इसके अंदर डाल दिया है, ठीक। तो देखिए आप इस पे देखना ध्यान से, पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा बेटा आपको, आई डोंट नो, कमेंट में बताना यदि आपको दिखे तो। देखो एक लेयर सी दिख रही है आपको, देखना यहाँ पर एक भाप टाइप बन गया इसके चारों तरफ, देखो पता नहीं आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, थोड़ा सा क्लोज दिखाता हूं मैं आपको। देखिए एक लेयर बन गई नीचे नीचे, जितना पानी है ना उसमें, देखो मैं इस पे उंगली से रब करके दिखाता हूं आपको, देखो यहाँ पर देखो उतर रहा है ना, देखो यहाँ पर पानी आ गया मेरी उंगली के ऊपर, क्या आ गया है, पानी। देखो ध्यान से, ये रहा, जैसे आप बस में सर्दियों में उतारते हो भाप शीशों पे से, वो वाला पानी आ गया, देखो यहाँ पर, लुक एट दैट। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, ठीक। देखिए यहाँ पर पानी इस गिलास के अंदर। तो ये बेटा पानी कहाँ से आया है, ये जो पानी है ना, देखो ये मैंने पहुंच दिया है, ठीक। मेरे हाथ पे पानी लगा हुआ है, आपको पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा, ठीक है भाई। दिख रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाँ सर हमें दिख गया है, ठीक है। तो देखो ये पानी है, तो ये कौन सा प्रोसेस है बेटा, कंडेंसेशन का प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, कंडेंसेशन का। देखिए बहुत ही गीला हाथ हो गया है, ठीक है। कंडेंसेशन का प्रोसेस है, क्योंकि जो चारों तरफ का पानी है इसके साथ टकरा रहा है वो वाटर वेपर, और टेम्परेचर कम होने से कंडेंसेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, कंडेंसेशन। तो बोलिए मैटर की स्टेट चेंज हुई या नहीं हुई, यहाँ तो गैसीय स्टेट में है पानी, और इसके साथ टकराते वो कौन सी स्टेट में आ रहा है, देखो लिक्विड स्टेट में। लुक एट दैट, देखो ये आ गया पानी, यहाँ पर ऊपर नहीं है पानी, नीचे नीचे है, सिर्फ लिक्विड स्टेट में आ गया। तो इसका मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड। तो डायरेक्ट गैस से आप सॉलिड पे जाना चाहते हो तो बेटा सब्लिमेशन, अगेन इसको भी क्या बोला जाएगा, सब्लिमेशन बोला जाएगा। सॉलिड से गैस पे जाना, गैस से सॉलिड पे आना, दोनों बार ही क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का एग्जांपल ढूंढने के लिए जो कपूर होता है बेटा, कैंफर, जो हवन वगैरह में यूज करते हैं, तो कपूर को जब आप हीट करते हो तो वो डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस के अंदर, ठीक है। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, गैस के अंदर। तो यहां से हम ये सीखे कि स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने से स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज कर सकते हैं। पार्टिकल्स को दूर लेके जाना तो टेम्परेचर बढ़ा दो, पार्टिकल्स को नजदीक लेकर आना है तो टेम्परेचर घटा दीजिए। तो अब आगे बढ़ रहे हैं हम बेटा, लेटेंट हीट के बारे में पढ़ेंगे हम। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारे पास, लेटेंट हीट। क्या आ गया है, लेटेंट हीट। ऐसे तो इसको छुपी हुई उष्मा बोलते हैं। छुपी हुई क्या मतलब है भाई, गुप्त उष्मा या छुपी हुई उष्मा का मतलब अभी आप समझ जाएंगे थोड़ी देर में। देखिए इसके लिए मैं एक डिमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाता हूँ, एक एक्सपेरिमेंटल यहाँ पर डायग्राम मैंने बना रखा है, इसकी हेल्प से मैं आपको लेटेंट हीट सिखाने की कोशिश करूंगा। आप भी कोशिश करिए भाई सीखने की, ठीक है। मैंने यहाँ पर बेटा आइस ले रखी है। क्या ले रखी है, आइस। आइस का जो पानी का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पे पानी बर्फ बन जाता है, वो टेम्परेचर होता है बेटा 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें आइस पड़ी हुई है, इसमें मैंने थर्मोमीटर लगा रखा है।
थर्मोमीटर कितनी रीडिंग दे रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस रीडिंग दे रहा है। कितनी रीडिंग दे रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब इस बर्फ का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। अब हमने इसको गर्म कर दिया, हीट का मतलब गर्म कर दिया। अब जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे तो बोलिए आइस पिघलना शुरू करेगी या नहीं शुरू करेगी? आइस मेल्ट होगी या नहीं होगी? ऑब्वियसली मेल्ट होगी गर्म करने से, तो सीधा सा मतलब है पार्टिकल दूर जाएंगे तो लिक्विड बनेगा। तो देखिए अब आइस मेल्ट हो गई और ये क्या बन गई है? लिक्विड वाटर। लेकिन अब भी एक टुकड़ा बचा हुआ है आइस का जो पिघला नहीं, अभी तक नहीं पिघला। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपसे क्वेश्चन है बेटा, ये यहां टेम्परेचर कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस, और आपने इसको क्या किया है? गर्म किया है, हीट, आग लगा दी आपने इसके नीचे, गर्म कर रहे हो। तो यहां पर लिक्विड वाटर बन चुका है और एक टुकड़ा अब भी बचा हुआ है पानी का, इसका बर्फ का, सॉरी। तो आपको बताना है कि थर्मोमीटर पर यहां पर कितनी रीडिंग आएगी। एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा, ऑप्शंस दे रहा हूं मैं। क्या रीडिंग 0 डिग्री सेल्सियस आएगी, या ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस आएगी, या लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस आएगी? आपके लिए क्वेश्चन है, 10 सेकंड में सोचकर आपको कमेंट सेक्शन में ये आंसर देना है। बोलिए। हाँ, मैं बता दूं कि हीट बढ़ने से, जहां पर आग लग जाती तो वहां का टेम्परेचर तो बढ़ता ही है ना, ठीक है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यदि आप बेटा ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस दे रहे हो तो आपने कैसे सोचा? ये आपने इस तरह सोचा कि अरे हीट बढ़ेगी, जब आग लगेगी तो टेम्परेचर तो बढ़ना ही चाहिए, सिंपल सी बात है। लेकिन यहां पर टेम्परेचर आंसर आएगा बेटा 0 डिग्री सेल्सियस। कितना आएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। आई नो कि इट इज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर यू कि सर हीट दे रहे हैं फिर टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा। तो सुनो बेटा, जो आपने इस केस में यहां पर जो हीट सप्लाई करी है, क्या सप्लाई करी है बेटा? हीट सप्लाई जो आपने यहां पर करी है, उस हीट का जो यूज है, यूज, वो टेम्परेचर बढ़ाने में तो हुआ ही नहीं। तो कहां यूज हुआ? उसका हीट का यूज स्टेट को चेंज करने में हुआ। स्टेट को चेंज करने में। बोलो, स्टेट चेंज हो रही है नहीं हो रही है? सॉलिड से लिक्विड बन रहा है नहीं बन रहा? तो स्टेट को चेंज करने में उस हीट का यूज हुआ है जो आपने सप्लाई करी है। तो उससे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। तो टेम्परेचर सर इंक्रीज होगा कब? तब इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर जब सारी की सारी बर्फ पिघल जाएगी। मान लो सारी बर्फ मेल्ट हो गई है ना, अब आप इसको और भी गर्म करो, और भी गर्म करिए, अब स्टेट चेंज तो नहीं होगी। अब क्या करेगा? लगातार टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, हीट जैसे जैसे आप सप्लाई करोगे। तो इसका मतलब ये है, इस बात को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, जहां पर भी स्टेट चेंज होगी, क्या चेंज होगी? स्टेट चेंज होगी, वहां पर हीट करने के बाद भी टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो आप एनर्जी दोगे, जो आप हीट दोगे, उसका यूज कहां पर होगा? स्टेट को चेंज करने में यूज होगा, ठीक है। तो इसलिए उस हीट को टेम्परेचर तो बता ही नहीं रहा। आप तो हीट सप्लाई कर रहे हो लेकिन टेम्परेचर नहीं बता रहा, तो वो हीट छुपी हुई है नहीं है ना? छुपी हुई। तो इसलिए उसको बोला गया लेटेंट हीट बेटा। क्या बोला गया उसको? लेटेंट हीट, ठीक है। तो समझिए, इसी एग्जांपल से एक और जल्दी जल्दी कर रहा हूं, मैं इरेज कर रहा हूं बेटा। यहां पर आपको बताना है कि कहां पर हीट आएगी। अब बताओ, 0 डिग्री सेल्सियस आइस है, आइस, फिर ये आइस क्या होगी बेटा? मेल्ट होगी, मेल्ट, और 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या बन जाएगा? पानी। तो बोलो, यहां पर स्टेट चेंज हो रही है नहीं हो रही है? बिल्कुल भाई, स्टेट चेंज हो रही है। तो यहां पर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, यहां पर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो यहां पर ये जो हीट आएगी वो कौन सी हीट कहलाएगी बेटा? लेटेंट हीट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लेटेंट हीट। अब बोलो, अब ये पानी लिक्विड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। अब आप इसको क्या करिए? फर्दर गर्म करो, तो पानी का टेम्परेचर यहां पर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ेगा? जब तक पानी बॉयल करना शुरू नहीं कर देता, उबलना शुरू नहीं करता। और पानी कितने टेम्परेचर पे बेटा बॉयल होता है? बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है टेम्परेचर का? 100 डिग्री सेल्सियस। तो बोलो, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक इसका पानी का जो टेम्परेचर है वो लगातार क्या करेगा? इंक्रीज। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है बेटा वो फिर किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा? गैस के अंदर कन्वर्ट होने लग जाएगा। बॉयल होना लग गया तो गैस बनने लग जाएगी। तो बोलिए, यहां पर भी अब स्टेट चेंज होने लग गई है नहीं होने लग गई है? बिल्कुल स्टेट चेंज हो रही है।
तो बोलिए टेम्परेचर चेंज होगा क्या यहाँ पर बेटा? नहीं होगा। अब यहाँ का टेम्परेचर भी 100 है और यहाँ का टेम्परेचर भी क्या रहेगा? 100। हालांकि आप इसको क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो। तो कहने का सीधा सा मतलब यहाँ पर ये है, जहां पर स्टेट चेंज होगी वहां टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, क्योंकि वहां पर अप्लाई करी गई हीट जो है वो मैटर की स्टेट को चेंज करने में यूज हो जाती है, इसलिए उस हीट को क्या बोल देंगे? लेटेंट हीट। तो दो तरह की लेटेंट हीट आई बेटा यहां पर। एक तो आई लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, क्योंकि मेल्ट कर रहे हो। यहां पर लेटेंट हीट किसकी आई बेटा? इवेपोरेशन या फिर बॉइलिंग की लेटेंट हीट आई है। आपकी बुक में फ्यूजन वगैरह दे रखा होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वगैरह, इवेपोरेशन, लेटेंट हीट। तो आई होप कि अब आपको लेटेंट हीट से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार, हैव अ लुक। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ गया है वो आया है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब है पानी का उड़ना, किसी भी लिक्विड का उड़ जाना, वो क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी लिक्विड का गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाना किसी भी टेम्परेचर पे, एट एनी टेम्परेचर। अब आप कहोगे कि सर पानी को यदि मैं गैस बनाना चाहूं तो मेरे को तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करना पड़ेगा पानी को, क्योंकि पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो सर 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो सकता है, क्या किसी और टेम्परेचर पे नहीं हो सकता? अरे हो सकता है किसी और टेम्परेचर पे भी। जैसे आप घर पे फर्श पे पानी गिरा दो, अब फर्श का टेम्परेचर कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा 40 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, और वो पानी बताइए सूख जाता है नहीं सूख जाता? अपने आप। तो इसका मतलब इवेपोरेशन तो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है, किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन हो सकती है। इवेपोरेशन के लिए जरूरी नहीं कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही हो। तो इवेपोरेशन का मतलब लिक्विड का वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है। तो क्या बेटा इवेपोरेशन से कूलिंग होती है क्या? बताइए, इवेपोरेशन से कूलिंग होती है क्या? एग्जाम्पल से समझेंगे, बारी बारी एक एक एग्जाम्पल से समझेंगे। आप खेल कर आए, आपको गेम पीरियड दे दिया किसी टीचर ने, उसके पीरियड के अंदर आप खेलने गए, बहुत खूब सारे खेले, पसीना आ गया, बिल्कुल बहुत ज्यादा पसीना। ठीक, पसीना आते ही आप कहाँ बैठ जाते हो? पंखे के नीचे। पंखे के नीचे आप बैठ गए तो आप देखोगे कि जब पसीना सूख जाता है, पसीना सूख जाता है तो आपको ठंडक महसूस होती है, रिलीफ महसूस होता है, ठंड लगती है। ठीक, इसका मतलब इवेपोरेशन के कारण कूलिंग होती है। दूसरा, आपने देखा हो कि घर के आंगन में कई लोग पानी छिड़क देते हैं। क्या छिड़क देते हैं बेटा? पानी। तो क्यों छिड़कते हैं? क्योंकि पानी जब इवेपोरेट होता है तो कूलिंग होती है। क्या होती है? कूलिंग। आपने देखा होगा जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, जैसे घड़ा है या मटका है, उसमें पानी डालते हैं बेटा, तो वो पानी क्या रहता है? ठंडा रहता है, कोल्ड वाटर रहता है। क्यों? क्योंकि यहां पर बेटा पार्टिकल्स बाहर निकलते रहते हैं, पानी के पार्टिकल्स जो मटके के अंदर छिद्र होते हैं, होल होते हैं, उनसे बाहर निकल जाते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं। और जहां इवेपोरेशन होगी वहीं पे कूलिंग होती है। अच्छा, और एग्जांपल, आप डॉग्स को देखते हो जनरली गर्मियों के दिनों में, जो कुत्ते होते हैं वो अपनी जीभ बाहर निकाल लेते हैं। अपनी जीभ कहाँ निकाल लेते हैं? बाहर। क्यों भाई? क्योंकि जब वो टंग को अपनी बाहर लगाते हैं तो टंग में से पानी इवेपोरेट होता रहता है। क्या होता रहता है बेटा? पानी इवेपोरेट। और इवेपोरेशन के कारण उनको कूलिंग महसूस होती है। क्या महसूस होती है? कूलिंग। घर पे जो आजकल इतने गर्मियों के दिन है तो ऑब्वियसली आप क्या यूज कर रहे होंगे? कूलर यूज कर रहे होंगे। ठीक है, ठंडक महसूस करवाने के लिए। तो कूलर में भी क्या होता है? कूलर की जो जालियां होती हैं उनमें जो पानी होता है बेटा, पानी क्या हो जाता है? इवेपोरेट। क्या हो जाता है? इवेपोरेट। और ड्यू टू दैट इवेपोरेशन वहां पर कूलिंग होती है। क्या होती है? कूलिंग। समझ आ पा रहे हो? अब आपसे बताना, देखिए आप गिलास में आपने चाय डाल रखी है, चाय को आप फूंक मार मार कर पीते हो। क्यों? क्योंकि फूंक मारने से इवेपोरेशन की स्पीड बढ़ जाती है और इवेपोरेशन होने से चाय क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। इसलिए यहां पर हम सीखे हैं कि इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। अब इसका कारण जानते हैं कि क्यों कूलिंग होती है। क्यों? पता नहीं आप समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे, तो समझना। मान लीजिए इसके ऊपर आपने ये पानी की ड्रॉप्स डाल रखी हैं, पानी की बूंदे, ठीक है, और इसका टेम्परेचर है बेटा 40 डिग्री सेल्सियस और ये गर्म है। क्या है ये? गर्म। समझते रहना इस पॉइंट को ध्यान से। अब पानी को इवेपोरेट होने के लिए बोलिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? उसको हीट चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। अब यदि ये पानी की ड्रॉप यहां से इवेपोरेट होकर उड़ना चाहती है तो बोलो हीट कहां से लेगी? जहां से इसको हीट मिलेगी वहीं से हीट लेगी। तो ये पत्थर या जो भी जो कुछ भी है इसमें से हीट को ले जाएगी। अरे भाई तेरी
यहाँ मान लो पानी की ड्रॉप पड़ी हुई है, ये पानी की ड्रॉप है, हथेली पे पड़ी हुई है, तो पानी की ड्रॉप उड़ने के लिए क्या करेगी, हथेली के अंदर से हीट लेगी, हथेली के अंदर से क्या लेगी, हीट, हीट को अब्जॉर्ब करेगी, और हीट को अब्जॉर्ब करके ये भाग जाएगी एनवायरमेंट के अंदर। लेकिन इसकी हीट तो बोलिए चली गई या नहीं चली गई, इसकी हीट चली गई, क्योंकि पानी लेके चला गया इसकी हीट। और यदि इसकी हीट चली जाएगी, इसके अंदर जो एनर्जी थी वो चली जाएगी, तो बोलिए ये ठंडा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। तो इसलिए इवेपोरेशन कूलिंग कोज करता है, क्योंकि ड्यूरिंग इवेपोरेशन वाटर पार्टिकल्स अब्जॉर्ब हीट एंड दस ड्यू टू द अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट दे कोज कूलिंग। आप समझ में आ गया। पसीना सूखता है तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर जो हीट है ना, हीट गर्मी है, वो पसीना वो उस हीट को लेकर उड़ जाता है, क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो हमारी बॉडी की हीट तो उड़ गई पानी के साथ, तो इसका मतलब वहां पर क्या हो गई है, इवेपोरेशन के कारण कूलिंग हो गई है। ठीक, तो आगे फैक्टर पे पढ़ते हैं बेटा। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिससे इवेपोरेशन की स्पीड पे इफेक्ट पड़ता है, बताना आपको। ठीक, फैक्टर्स, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिनके ऊपर इवेपोरेशन की स्पीड डिपेंड करती है बेटा, क्या करती है, इवेपोरेशन की स्पीड डिपेंड करती है। ऐसे कौन से फैक्टर है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, बताइए, बताओ। पहला, फर्स्ट आपको बताना है, इस गिलास में चाय जल्दी ठंडी होगी या इस बर्तन में चाय जल्दी ठंडी होगी, बताओ कौन से बर्तन में चाय जल्दी ठंडी होगी, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। ऑब्वियसली इसके अंदर, तो बोलो, क्योंकि यहां पर सरफेस एरिया ज्यादा, देखो सरफेस एरिया ज्यादा है ना, सरफेस एरिया ज्यादा, यहां सरफेस एरिया कम है, उड़ने के लिए स्पेस नहीं है। तो पहला फैक्टर है बेटा जिस पे डिपेंड करता है इवेपोरेशन, वो है सरफेस एरिया। क्या है, सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही इवेपोरेशन की स्पीड ज्यादा होगी। जैसे अब कपड़े सुखाते हो बेटा, मान लीजिए यही कपड़ा है, ये मैंने गीला कर दिया और मैंने इसको ऐसे सुखा दिया, ऐसे ले सूख जा, सूखेगा नहीं, टाइम लगेगा। और इसको मैंने खोल कर सुखा दिया, ऐसे ओपन किया इस कपड़े को, ओपन करके सुखा दिया, तो कहां पर ज्यादा जल्दी सूखेगा, जब उसको ओपन करें, क्योंकि ओपन करने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है बेटा। क्या बढ़ जाता है, सरफेस एरिया। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, जो इवेपोरेशन है बेटा वो भी क्या करेगी, इंक्रीज। इनसे समझ आना, इंक्रीज। ठीक है, और एग्जांपल लें, आप देखना अपना रुमाल गीला हो जाता है, रुमाल को ऐसे खोल लेते हो, ठीक, ताकि सूख जाए वो, ठीक। तो सरफेस एरिया बढ़ने से इवेपोरेशन बढ़ती है। दूसरा बेटा टेम्परेचर, क्या है बेटा, टेम्परेचर, बताइए। टेम्परेचर बढ़ने से इवेपोरेशन फास्ट होगी या स्लो होगी, खुद सोचिए। गर्मियों के दिनों में कपड़े जल्दी सूखते हैं या सर्दियों के दिनों में जल्दी सूखते हैं बेटा, गर्मियों के दिनों में जल्दी सूखते हैं। तो इसका मतलब ये है, टेम्परेचर यदि इंक्रीज करेगा बेटा, क्या इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन है बेटा वो क्या करेगा, इंक्रीज। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड वेरी गुड। तीसरे फैक्टर पे चलते हैं बेटा, तीसरे फैक्टर पे। तीसरा फैक्टर बेटा ह्यूमिडिटी। क्या है, ह्यूमिडिटी मतलब नमी, एनवायरमेंट में नमी है या नहीं है, मॉइस्चर है या नहीं है, बोलो। एक गर्मियों के दिनों की बात करते हैं, एक तो आजकल के गर्मियों के दिन है, बहुत सूखे दिन है, मतलब चारों तरफ पानी का नामो निशान नहीं, बहुत ड्राई सीजन है, ड्राई। और एक है बारिश वाले दिन, गर्मी मान लो उस दिन भी है, बारिश वाले दिन। तो बारिश वाले दिनों में कपड़े ज्यादा जल्दी सूखेंगे या फिर सूखे दिनों में जल्दी सूखेंगे, बताओ। ऑब्वियसली ड्राई डेज के अंदर कपड़े जल्दी सूखते हैं, क्योंकि एनवायरमेंट यदि ड्राई होगा, सूखा एनवायरमेंट होगा, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होता है। बारिश के दिनों में कपड़े जल्दी नहीं सूखते, क्योंकि बारिश के दिनों में एनवायरमेंट में पहले ही मॉइस्चर प्रेजेंट है, पहले ही उसके पास यदि मॉइस्चर प्रेजेंट है तो पानी का मॉइस्चर उड़ेगा ही नहीं। भैया आपके पास पहले ही ज्यादा रुपए हैं तो आप रुपए लोगे नहीं, आप जिसके पास कमी है रुपए तभी तो लेगा। ड्राई सीजन में पानी की कमी है तो वो पानी को सक कर लेगा कपड़े में से। अच्छा, इसी को समझने के लिए समझाइए, आपने ये जो घर के पास तालाब है, मान लीजिए आपके घर के पास तालाब, वहां कपड़ा सुखा दिया, और एक बच्चे ने राजस्थान में कपड़ा सुखा दिया जहां रेत पड़ा हुआ है, कौन सा कपड़ा जल्दी सूखेगा, बताओ आप लोग बताइए। बोलिए राजस्थान वाला कपड़ा जल्दी सूखेगा नहीं सूखेगा, क्योंकि वहां पर ड्राई एटमॉस्फेयर है। और ये तालाब वाला कपड़ा क्यों नहीं सूखेगा, क्योंकि वहां पर मॉइस्चर प्रेजेंट है, तालाब के पास मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। चल बेटा फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, जो इवेपोरेशन की स्पीड को इफेक्ट करता है, वो है बेटा स्पीड ऑफ विंड। स्पीड ऑफ विंड, हवा की स्पीड। बोलिए, अब कपड़ा आपने सुखाना, एक तो ऐसे कमरे में जिसमें पंखा नहीं चल रहा, और एक बंदे ने कपड़ा सुखा दिया ऐसे कमरे में जहां पंखा चल रहा है,
तो कौन सा कपड़ा जल्दी सूखेगा? जिसमें पंखा चल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हवा की स्पीड बढ़ेगी जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है बेटा वो भी बढ़ेगा, वो भी रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा विंड स्पीड के साथ, ठीक है। इसलिए जिन दिनों में हवा चलती है ना और आपने बाहर कपड़े सुखा रखे हैं तो हवा के कारण कपड़े बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए है, जो कूलर आप घर पे यूज करो बेटा वो आजकल के दिनों में यूज करना ठीक है या जब बारिश होगी तब यूज करना ठीक रहेगा? सोचिए और कमेंट सेक्शन में हो सके तो अपना आंसर दीजिएगा, ठीक। तो ये था हमारे पास बेटा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के कारण कूलिंग होती है। इवेपोरेशन का रीजन क्या है, कूलिंग का रीजन क्या है, ऐसे कौन से फैक्टर है जिससे इवेपोरेशन बढ़ सकती है या घट सकती है, ठीक। हैव अ लुक। तो चलिए बेटा थोड़ा सा और पढ़ते हैं, लास्ट की 5-7 मिनट ही लगने वाली है, अब लास्ट में आगे बिल्कुल इस चैप्टर के कंप्लीट हो चुका है लगभग चैप्टर। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक में आएंगे, कभी आगे आएंगे आपके भी जब आप बुक्स पढ़ोगे या कहीं पर। सबसे पहला कि आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, कि सर आपने बोला था कि जो सॉलिड होते हैं उसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है, लिक्विड से ज्यादा। मैं आपको बता दूं, मान लीजिए जिसकी भी डेंसिटी पानी से ज्यादा है ना वो पानी के अंदर डूब जाएगा, पानी के अंदर डूब जाएगा, ठीक है। तो बताइए लोहे की गोली पानी के अंदर डूब जाती है ना, क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है, पानी से ज्यादा होती है। तो सर आपने तो ये बताया था कि सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होती है, तो फिर जो बर्फ है ना, बर्फ है वो पानी पर तैरती क्यों है, क्यों तैरती है पानी पे? तो बर्फ पानी पे तैरने का रीजन आपको समझ में आना चाहिए, यहां पर मैं समझा रहा हूं बेटा। पानी का फॉर्मूला होता है H2O। जब पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है, किस पे पहुंचता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो पानी का मॉलिक्यूल की शेप ऐसी होती है, देखो पानी ऐसे होता है शेप में, इस तरह से OH इस तरह से शेप होती है। जब पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो पानी के बीच में बेटा स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता है। देखिए ये स्पेस बन जाता है पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में, देखो स्पेस बन गया ना। अब यदि 2 स्टूडेंट के बीच में स्पेस बनेगा, मान लीजिए क्लास में 20 स्टूडेंट बैठे, उनके बीच में आप स्पेस बढ़ा दो, तो क्या वो उस रूम में आएंगे? बच्चे नहीं आएंगे, उनको दूसरे रूम में लेकर जाना पड़ेगा। तो स्पेस बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है? वॉल्यूम। और जो डेंसिटी होती है बेटा वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अब सोचो आपने मान लीजिए 10 ml पानी डाल दिया वहां पर कंटेनर के अंदर फ्रीज होने के लिए, अब पानी की अमाउंट तो उतनी ही रहेगी, लेकिन जैसे ही पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, कहां पर पहुंचेगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसके बीच में क्या जनरेट हो जाएंगे बेटा? स्पेस जनरेट हो जाएंगे। क्या जनरेट हो जाएंगे? स्पेस। और स्पेस बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ जाएगी। स्पेस बढ़ने से क्या बढ़ जाती है? पानी की वॉल्यूम बढ़ जाती है। इसलिए तो जो बर्फ होती है ना, जिस कंटेनर में आप बर्फ को फ्रीज करते हो, बर्फ बनाते हो, तो उसमें टाइट हो जाती है बर्फ, बिल्कुल टाइट, है ना। और देखना उस कंटेनर में जो ऊपर से बर्फ होगी ना वो प्लेन नहीं होती, ऊपर से ऐसे उठी होती है ऊपर की तरफ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के अंदर स्पेस जनरेट हो जाते हैं, स्पेस जनरेट होने से उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, इसलिए डेंसिटी उसकी घट जाती है, डेंसिटी घट जाती है। तो वो स्पेस क्यों जनरेट होते हैं? क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देखो ये H है ना, H मतलब हाइड्रोजन, तो ड्यू टू दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, ठीक है, तो वहां पर स्पेस जनरेशन होता है और इसलिए बर्फ की डेंसिटी पानी से कम हो जाती है और वो तैरने लग जाती है। आई होप कि आपको क्लियर होगा, वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी उसकी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। व्हाई डज बलून एक्सपेंड बाय फिलिंग गैस, कि गुब्बारे के अंदर जब हम गैस फिल करते हैं, गैस भरते हैं, हवा भरते हैं, तो वो एक्सपेंड क्यों हो जाता है? तो बेटा मैं आपको बता दूं एक प्रॉपर्टी कि गैसेस की ये प्रॉपर्टी, एक सेकंड रुकिए भाई, मैं यहां से बलून उठा लूं, नीचे गिर गया है। तो गैस की एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, गैस प्रेशर लगाती है। क्या लगाती है? गैस प्रेशर। जिस कंटेनर में गैस को डालोगे ना उसके ऊपर प्रेशर लगाएगी। क्यों लगाती है वो प्रेशर? क्योंकि गैस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। कौन सी एनर्जी ज्यादा होती है? गैस की काइनेटिक एनर्जी। अब तो गैस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने से वो गुब्बारे के ऊपर दीवार पर प्रेशर लगाती है और गुब्बारा एक्सपेंड करने लग जाता है। तो इसको एक्सपेरिमेंट को आप यही समझते हो। देखिए मेरे पास बलून है और अभी इसके अंदर हवा भरेंगे तो हवा ना इसको एक्सपेंड करने लग जाएगी और वहां से आपको यह भी पता चलेगा कि हवा जिस भी कंटेनर में आप भरते हो उसको पूरा भर देती है, जो गैस है उसको पूरा भर देती है। तो आई ट्राई टू एक्सपेंड इट। देखिए मैंने इसके अंदर हवा ब्लो करी तो इसने इसके ऊपर क्या लगाया? प्रेशर। इसकी दीवार पर प्रेशर लगाया, प्रेशर लगने से ये एक्सपेंड कर गया बेटा। क्या कर गया है? ये एक्सपेंड कर गया है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा।
ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन बेटा इफ्यूजन। क्या है इफ्यूजन? इफ्यूजन का मतलब क्या है? मान लीजिए आपके पास घर पे सिलेंडर है, ठीक, गैस सिलेंडर है आपके पास। आप गैस सिलेंडर में एक छोटा सा होल कर दो, यहां पर छोटा सा होल, तो उस होल में से गैस बाहर निकल जाएगी नहीं निकल जाएगी? हो जाइए, बताइए निकलेगी या नहीं निकलेगी? ऑब्वियसली निकलेगी। तो गैस का किसी छोटे से होल में से बाहर निकल जाना इफ्यूजन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? इफ्यूजन। जैसे टायर पंक्चर जब होता है, मान लीजिए ये टायर है या टीप है, जो भी बोलते हैं, ट्यूब है, उसके अंदर हवा भर रखी है, इसमें आप छोटा सा होल कर दो, मान लीजिए इसके अंदर कोई नुकीली चीज चली गई है, छोटा सा होल हो गया है, तो धीरे धीरे बेटा इस टायर की हवा बाहर निकल जाती है नहीं निकल जाती है ना? तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इफ्यूजन। जैसे इस गुब्बारे के एग्जांपल से ही समझेंगे। पहले तो मैं इसको एक्सपेंड करता हूं थोड़ा सा, तो वही एक्सपेंड कर लेता हूं, एक्सपेंड हो नहीं रहा है, आप वेट करिए, तब तक इफ्यूजन को समझने की कोशिश करिए। तो देखिए अब ये बेटा गुब्बारा एक्सपेंड हो चुका है, इसके ऊपर प्रेशर लगा है, ध्यान से समझना। अब यहां पर ये जो सामने से मैंने इसको पकड़ रखा है, यहां से ये छोटा सा होल है, मैं इसको खोल रहा हूं होल को, तो आप देखेंगे कि इफ्यूजन का प्रोसेस होगा, हवा बाहर निकल जाएगी। देखते रहना, ये इसका साइज धीरे धीरे कम हो जाएगा। देखिए देखिए साइज धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो गैस यहां से निकल रही है, ये इफ्यूजन का प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है बेटा? इफ्यूजन का प्रोसेस है, ठीक है। तो कहीं पर गैस लीक हो जाती है सिलेंडर वगैरह से, टायर पंक्चर हो जाता है, तो वो सारे किसके अंदर आ जाते हैं बेटा? इफ्यूजन के अंदर। ये क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट में कराऊंगा मैं आपको। मैंने बताया था आपको कि दो स्टेट और होती है मैटर की, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट, बीईसी, वो पढ़ेंगे। रबर बैंड सॉलिड होता है या लिक्विड होता है बेटा? ठीक है। अब जैसे बलून रबर बैंड जैसा ही है, देखिए ये रबर बैंड जैसा ही है। अब ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? तो बेटा ये सॉलिड होता है। क्यों? क्योंकि जब आप इस पे फोर्स लगाते हो तब तो ये एक्सपेंड हो जाता है, लेकिन जैसे फोर्स हटाते हो तो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है, पहले वाली शेप में आ जाता है। तो इसकी शेप डेफिनेट हुई या नहीं हुई? हुई। तो इसका मतलब रबर बैंड भी क्या होता है? सॉलिड होता है। अच्छा, गर्मियों में टायर पंक्चर ज्यादा क्यों होते हैं? गर्मियों में टायर पंक्चर ज्यादा क्यों होते हैं? क्वेश्चन ये है बेटा, तो आप लोग समझने की कोशिश करना इसको भी। देखिए ये ट्यूब है, अब गर्मियां ज्यादा है बेटा, इसके अंदर गैस भर रखी है ना, गैस। अब गर्मी यदि ज्यादा होगी, गर्मी, तो बोले इस गैस की काइनेटिक एनर्जी बेटा ज्यादा होगी या नहीं होगी? होगी। और यदि गैस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो वो गैस इसकी दीवार पे प्रेशर लगाएगी या नहीं लगाएगी? बिल्कुल। और यदि ये इसके ऊपर प्रेशर लगाएगी दीवार पर, ट्यूब की दीवार पर, तो ये ट्यूब एक्सपेंड कर जाएगी नहीं कर जाएगी? और जैसे ही ट्यूब एक्सपेंड करेगी तो ट्यूब के जो प्लास्टिक के पार्टिकल, रबर के पार्टिकल, वो दूर चले जाएंगे नहीं चले जाएंगे? बिल्कुल। और यदि वो पार्टिकल दूर चले जाएंगे, जैसे इसके पार्टिकल अब दूर चले गए, देखो दूर चले गए, है ना, तो इनके बीच में स्पेस बन जाएगा नहीं बन जाएगा बेटा? है ना। तो स्पेस बनने के कारण जो नुकीली चीजें हैं वो इस स्पेस के अंदर आसानी से अंदर चली जाएगी और टायर पंक्चर जल्दी हो जाते हैं। किसके अंदर? गर्मियों के अंदर बेटा। किसमें? गर्मियों में। तो हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, हमारे पास प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के ऊपर। कहाँ आ रहे हैं बेटा? प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो दो स्टेट और होती हैं बेटा हमारे पास, एक स्टेट है प्लाज्मा, एक है बेटा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसकी फुल फॉर्म आप देख लेना कहीं से भी। तो आपने ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर बेटा, कौन सी स्टेट है ये मैटर की? फोर्थ स्टेट। ये आपने कहां पर देख रखी है बताता हूं मैं आपको। पहले जो बल्ब होते थे, अब तो एलईडी बल्ब आ गए हैं, पहले इस तरह के बल्ब होते थे, देखना ध्यान से, इस तरह के, यहाँ फिलामेंट लगा होता था बेटा। तो जब ये बल्ब बिल्कुल जल रहा होता है तो इस फिलामेंट के पास आपको व्हाइट कलर दिखता है। क्या दिखता है? व्हाइट कलर। और इससे दूर आपको येलो कलर की लाइट दिखती थी। आपको ध्यान हो तो भाई पुराने जो बल्ब होते थे, अब तो एलईडी आ गए, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, पुराने वाले बल्ब की। तो यहां पर जो व्हाइट कलर था, ये क्यों था बेटा? क्योंकि यहां की जो गैस है इस बल्ब के अंदर, जो यहां पर गैस है वो सुपर हीट हो चुकी है। क्या हो चुकी है बेटा? सुपर हीट, बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है। और उस गर्म होने के कारण वो गैस चौथी स्टेट में आ गई है। किस स्टेट में आ गई? फोर्थ स्टेट में। और वो फोर्थ स्टेट क्या कहलाती है बेटा? प्लाज्मा। तो सुपर हीटेड गैसेज, सुपर हीटेड गैसेज या फिर आयनाइज्ड गैसेज। आयनाइज का मतलब जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन कर लिया, उनको क्या बोलते हैं हम? आयनाइज्ड बोलते हैं, ठीक है। आयनाइज्ड गैसेज, उनको क्या बोलने वाले हैं बेटा हम? प्लाज्मा स्टेट।
कौन सी स्टेट बोलने वाले हैं? प्लाज्मा। तो ये कहाँ कहाँ देखा हुआ है आपने प्लाज्मा को? बल्ब के फिलामेंट के पास जो गैस होती है वो सुपर हीट होने के कारण प्लाज्मा स्टेट में आ जाती है। जब बिजली पड़ती है आसमान से, जब बिजली पड़ती है बेटा, देखना आप लोग, लाइटनिंग होती है, तो यहां पर एक व्हाइट कलर का प्रकाश दिखेगा आपको, व्हाइट कलर का स्पार्क दिखता है। कैसे कलर का? व्हाइट। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उस बिजली के अंदर इतनी ज्यादा हीट होती है कि उस हीट के कारण जो गैस है ना, जो गैस है बेटा, गैस वो सुपर हीट हो जाती है, आयनाइज्ड स्टेट में आ जाती है। तो वो भी स्टेट कौन सी होती है? प्लाज्मा। आते हैं बेटा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये इंडिया का साइंटिस्ट था सत्येंद्रनाथ बोस, और एल्बर्ट आइंस्टाइन को तो कौन नहीं जानता। तो उनने मिलकर ये स्टेट बनाई थी कि कहते हैं कि जब आप मैटर को सुपर कूल कर देते हो, क्या कर देते हो बेटा आप? मैटर को सुपर कूल, बहुत ज्यादा ठंडा कर देते हो। क्या कर देते हो? बहुत ही ज्यादा ठंडा। बहुत ठंडा करोगे तो पार्टिकल बहुत नजदीक आ जाएंगे, नजदीक आ जाएंगे, नजदीक आ जाएंगे। तो कहते हैं कि बहुत ज्यादा कूल करने के बाद पार्टिकल को, या गैस के पार्टिकल को, किसी भी पार्टिकल को, तो वो कौन सी स्टेट पे आ जाते हैं बेटा? पांचवी स्टेट पे आ जाते हैं। कौन सी स्टेट पे आ जाते हैं? पांचवी स्टेट पे। और उस पांचवी स्टेट को बेटा क्या बोलने वाले हैं हम? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलने वाले हैं, BEC बोलने वाले हैं। अब लास्ट में सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया, वो अभी डिस्कस करते हैं। तो बेटा ये लास्ट में आ गए हम, बिल्कुल चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में। अब तो 2 मिनट लगने वाली हैं बस। हमें टेम्परेचर को मीजर करने के लिए सेल्सियस या केल्विन स्केल में मीजर करते हैं टेम्परेचर को। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यदि आपके पास केल्विन दे रखा है तो केल्विन में से 273 माइनस कर दो तो डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डिग्री सेल्सियस। यदि आपको डिग्री सेल्सियस दे रखा है तो डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? केल्विन। जैसे मैं कहूं बेटा 5 डिग्री सेल्सियस को केल्विन बनाइए। क्या बनाइए? केल्विन। तो बोलो डिग्री सेल्सियस को केल्विन बनाना तो कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें? 273। बेटा 5 में 273 ऐड करोगे तो कितना आ गया बेटा? 278 केल्विन आ गया। आंसर आ गया, बस आंसर, ठीक है, अच्छी बात है। मैं कहूं आपसे 0 डिग्री, कितने? 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो, तो सेल्सियस को केल्विन बनाना है तो 273 ऐड कर दो, जोड़ दो। तो 0 में बेटा 273 जोड़ोगे तो कितना आ गया? 273 केल्विन आ गया। क्या आ गया? 273 केल्विन। तो बताइए मैं आपसे कहूं कि आपके पास 290 केल्विन है, केल्विन, केल्विन को डिग्री सेल्सियस बनाओ, तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस बनाने के लिए 273 माइनस करना पड़ेगा बेटा। क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो 290 में से 273 क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए, तो कितना आ गया बेटा? 17 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आप इसको, मैं 2 प्रॉब्लम दे रहा हूं आपको, आप करिए इसको। आपको 5 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, आपको 273 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। चेक योरसेल्फ, अपने आप आंसर चेक करिए, ठीक है, इसको कर लेना चेक। तो मैं आपको बता दूं 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी फ्रीज होता है बेटा। फ्रीजिंग पॉइंट पानी का कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी क्या होता है? मेल्ट होता है, ठीक। और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी आपको इवेपोरेशन फॉर्म में भी मिलेगा। इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस को पानी का ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं बेटा। कौन सा पॉइंट बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट। अरे सर ये कैसे पॉसिबल है? 0 पे ही पानी जमता है, 0 पे ही पिघलता है, 0 पे ही इवेपोरेट होता है, तो हीट वगैरह का क्या रोल रह गया? इसका एग्जांपल समझाने के लिए मैं आपको कहता हूं, आप घर पे हो, जाइए फ्रिज ओपन करिए और फ्रिज में जहां बर्फ रखी हुई ना उसको ओपन करो, तो उसको ओपन करोगे तो देखो भाप आती है ना, वहां से वेपर आएंगे, ठंडे ठंडे वेपर। इसका मतलब वेपर फॉर्म तो एग्जिस्ट करती है वहां पर 0 पे। अब बोलो फ्रिज, वहां पर सॉलिड आइस होती है नहीं होती है? उसके अंदर होती है भाई, इसका मतलब फ्रिज भी है, मतलब आइस सॉलिड फॉर्म में भी है। अच्छा अब उस आइस को आप टेढ़ा करना थोड़ा सा, तो उसमें से थोड़ा सा पानी भी निकलेगा, निकलता है नहीं निकलता? निकलता है ना, तो लिक्विड स्टेट में भी है। तो 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे पानी तीनों स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसलिए उसको ट्रिपल, ट्राई मैंने 3 ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं पानी का। क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट। तो बताओ आपको 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी की कौन सी स्टेट होगी बेटा? 25 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड, लिक्विड या गैस? बताइए। ऑब्वियसली 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी किस फॉर्म में रहने वाला बेटा? लिक्विड फॉर्म में रहने वाला है, ठीक है। लास्ट में एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं जाते जाते, बस हो गया है हमारा चैप्टर कंप्लीट। आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप, ठीक है। तो लास्ट में जाते जाते ये वाला क्वेश्चन कि 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड पानी है, लिक्विड वाटर है बेटा, और 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी की भाप, मतलब भाप है, वो वेपर है पानी की, वेपर। तो कौन ज्यादा जलाएंगे आपको?
देखना, घर पे रोड लगा दिया आपने पानी गर्म करने के लिए, जब रोड को आप ओपन करते हो ना, ऊपर से ढक्कन उठाते हो तो गर्म हवा आती है ना, बिल्कुल उबला हुआ पानी में से गर्म हवा, तो वो हाथ को जला देती है ना, बहुत तेज जला देती है। रोटी फूल गई है, रोटी फूलने के बाद उसमें से जो गैस निकलती है ना, वो भी हाथ को जला देती है, नहीं जलाती। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन ये है, 100 डिग्री सेल्सियस पे एक तो लिक्विड वाटर है और एक वेपर है, तो कौन ज्यादा जलाएंगे हाथ को? तो आंसर आएगा बेटा वेपर ज्यादा जलाएंगे। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो लिक्विड पानी है उसको जो आप गर्म करते हो, हीट करते हो, तब जाकर 100 डिग्री सेल्सियस पे बेटा वेपर बनते हैं। उसके क्या बनते हैं? वेपर। तो सर टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि लिक्विड से वेपर बन रहा है तो स्टेट चेंज हो रही है, और जब स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता, क्योंकि लेटेंट हीट आ जाती है। तो बोलो बेटा, यहां पर जो वेपर है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तो है ही है, साथ में उसके अंदर ये हीट भी तो प्रेजेंट है। देखो ये वाली हीट, ये वाली हीट कौन सी है? लेटेंट हीट। ठीक है, तो इस लेटेंट हीट के कारण हमारा हाथ ज्यादा जलता है जब हम वेपर के ऊपर हाथ रखते हैं। तो इसी तरह से आपको बताना है, 0 डिग्री सेल्सियस पे यदि बर्फ है, बर्फ, और 0 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा पानी है, तो कौन ज्यादा ठंडा लगेगा? आपको इसका आंसर भी बताना है। इसका आंसर मैं एक्सप्लेन नहीं करा, आप खुद से एक्सप्लेन करेंगे इसके आंसर को। ठीक है, तो आई होप कि बेटा आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। 1 बाय 1 हमने पूरे चैप्टर को डिस्कस कर लिया। कहां से स्टार्ट किए थे हमने? मैटर से, स्टेट्स ऑफ मैटर से, पार्टिकल से, कि मैटर पार्टिकल का बना होता है, पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में हमने पढ़ा। हमने पढ़ा कि क्या मैटर्स अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, नहीं चेंज कर सकता, लेटेंट हीट क्या होती है, कब लेटेंट हीट आएगी, क्या लेटेंट हीट के कारण टेम्परेचर चेंज होगा या नहीं होगा, ये सब पढ़ा हमने। हमने पढ़ा कि इवेपोरेशन क्या होती है, इवेपोरेशन के कारण कूलिंग क्यों होती है, बहुत सारे क्वेश्चन करे उससे रिलेटेड हमने, कि इसलिए ऐसा होता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, हमने पढ़ा कि कौन से फैक्टर हैं जिससे रेट ऑफ इवेपोरेशन को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। और फाइनली हमने कुछ क्वेश्चंस करने के साथ साथ ये वाले क्वेश्चंस करे कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक्सपेरिमेंट करे हमने, 2-3 एक्टिविटीज करी हमने, एक्टिविटीज के हेल्प से हमने सीखने की कोशिश करी। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आसान है। कुछ टाइम के बाद हम डालने वाले हैं, कुछ दिनों के बाद, आपका सेकंड चैप्टर, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तब तक के लिए देखिए ये वाली वीडियो। थैंक यू।